तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि वो जो बिगनर है, जो टैली में अकाउंट्स का एकदम भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आज सिखाने वाला हूँ लिस्ट ऑफ ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है एक बार जीएसटी एंड टैली एकेडमी में। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, 15 सालों से अधिक का अनुभव अकाउंटिंग एंड टैली के क्षेत्र में। जब लेजर क्रिएट करते हैं तो ये एक पूरा ग्रुप होता है जो जब लेजर को ओपन के वक्त में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, क्या। तो वो सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। गो। तो अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम टैली ओपन किए हुए हैं, ये यहाँ से टैली। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ ग्रुप, है ना। कि लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप ये देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक टैली प्राइम में जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो लिस्ट ऑफ ग्रुप का बहुत ही कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम लोगों को, जो अकाउंट्स का नॉलेज, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं, खासकर उनको। जब वो लेजर क्रिएट करने जाते हैं, नाम तो लिख देते हैं पर सोचते हैं कि ये किस ग्रुप में जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, इतना ग्रुप है। बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट, ये 34 जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है, ये सारे ग्रुप को मैं आज कवर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्त, पर आप इस वीडियो को जब देखने से पहले पेन और पेपर भी लेकर बैठें। क्यों? सारा को एक लिस्ट बनाएं, इसको नोट करें, ताकि जब भी आप कहीं भी काम करने के लिए जाएं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप आराम से लेजर क्रिएट करें और उसका एक जो जिस ग्रुप में जाना चाहिए, अगर उस ग्रुप में, देखिए अकाउंट्स में अगर आप लेजर खोल दिए और अगर उसको सही ग्रुप पे आप नहीं डालेंगे ना, तो आपका पूरा उस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो सकता है। आपका सही से वो रिजल्ट नहीं आएगा। अब जिसको बैंक अकाउंट में डालना चाहिए आप उसको बैंक ओडीडी अकाउंट में डाल दीजिएगा, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाना चाहिए उसको सन्ड्री डेटर्स में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका बैलेंस शीट पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर कोई अकाउंट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बिना लेट किए अब स्क्रीन के आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला, इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल टैली में एंट्री करके भी दिखाते जाऊंगा। तो सबसे पहले जो लिस्ट आता है वो है बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट, ठीक है, आप यहां देख पा रहे हैं, ये बैंक अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट, इसका डेफिनेशन ये है, यह ग्रुप उन सभी लेजर के लिए होता है जो नॉर्मल बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे अकाउंट जहां कंपनी का पैसा बैंक में जमा हो, समझ गए, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब मान लीजिए ये मेरा जो टैली ओपन है, ये सुरेंद्र इंटरप्राइजेज कंपनी है, इसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है जहां इनका पैसा रहता है, जो करंट अकाउंट है। ओके, तो मैं लेजर क्रिएट करके दिखाता हूं। ये गए लेजर, ठीक है, यहां लिखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। ये ग्रुप आए, अंडर ग्रुप आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, आप यहां देख पा रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या सिलेक्ट करना है, तो ये जो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक, ये करंट अकाउंट है। जब करंट अकाउंट है तो ये जाएगा सिर्फ बैंक अकाउंट में। ओके, आप यहाँ पर इस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, बैंक का नाम, ठीक है, बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक, ये हम डाल दिए। ब्रांच अगर है ब्रांच डाल सकते हैं, मैं धनबाद डाल देता हूँ। इस तरह से आप का एचडीएफसी बैंक का लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड में आता है
बैंक ओसीसी अकाउंट। ये क्या है? बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओसीसी अकाउंट में ये ग्रुप ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब बैंक बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी देता है, यानी बैंक क्या करता है, किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देता है, तो उस अकाउंट का लेजर इस ग्रुप में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका HDFC में करेंट अकाउंट है और किसी दूसरे बैंक में, मान लीजिए SBI में मेरा लोन अकाउंट चलता है जहाँ कैश क्रेडिट है, ठीक है। तो वहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैंने लेजर क्रिएट किया, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, अब ये बैंक OCC अकाउंट में जाएगा। क्यों? देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहा है, लोन्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि SBI अकाउंट सुरेंद्र एंटरप्राइजेज जो कंपनी है उसको कैश क्रेडिट का फैसिलिटी दिया हुआ है, इसलिए ये इस ग्रुप में जाएगा। अगर इसको आप बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो ये आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में ये गलत की तरफ दिखेगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरा स्टेट बैंक का खाता सेव हो गया। ओके, सेव करने के लिए आप कंट्रोल A भी कर देंगे ना, यहाँ पर कंट्रोल A, तो आपका लेजर सेव हो जाएगा। जो भी लेजर बना रहे हैं तो कंट्रोल A से भी ये डायरेक्ट सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, बैंक OD अकाउंट। बैंक OD अकाउंट में क्या है, देखिए ये ग्रुप ओवरड्राफ्ट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ओवरड्राफ्ट जैसे जब बैंक अकाउंट बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी देता है, यानी बैंक अकाउंट बैलेंस है लेकिन उससे ज्यादा का भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा अगर फैसिलिटी बैंक देता है तो उस अकाउंट का लेजर इस ग्रुप में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ICICI बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट है ना, जहां आपका जितना बैलेंस है उससे अधिक आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो उस तरह का अकाउंट आप जब भी खुलेगा लेजर तो ये बैंक OD अकाउंट में जाएगा, ठीक है। मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ICICI बैंक में ICICI बैंक अकाउंट में मेरा OD अकाउंट है। अब देखिए OD अकाउंट सेलेक्ट किए है ना, और ये अकाउंट नंबर जो भी है आपका, आपने अकाउंट नंबर डाल दिए, IFSC कोड डालें, बैंक ICICI बैंक सेलेक्ट किए, ये आपका OD अकाउंट में ये लेजर क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, ब्रांच और डिवीजन। देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो कंपनी है सुरेंद्र इंटरप्राइजेज, इसका धनबाद में मान लीजिए ये कंपनी रन कर रही है, इसका धनबाद में सैनिटरी का, पाइप्स का अपना एक शॉप है, बहुत बड़ा होलसेलर शॉप। लेकिन इस कंपनी का एक और डिवीजन है, चाहे एक और ब्रांच है, जो किसी 10-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज में एक दूसरा ब्रांच खुला हुआ है, जहां कंपनी क्या करती है कि इस ब्रांच से कुछ प्रोडक्ट वहां भेजती है, उस ब्रांच से कुछ प्रोडक्ट यहां मंगाती है, कुछ लेन देन अपने ही ब्रांच में ये होता रहता है। तो उस टाइप का जो लेजर खुलेगा वो, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये ग्रुप अलग ब्रांच, यूनिट, डिवीजन या ऑफिस के अकाउंटिंग ट्रैक को इस्तेमाल करने के लिए होता है, ठीक है ना, ये ब्रांच या डिवीजन। तो जब भी इस तरह का कोई ब्रांच से रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए मेरा सपोज दैट मेरा धनबाद में एक ये शॉप रन हो रहा है सुरेंद्र एंटरप्राइजेज, लेकिन मेरा एक रांची में भी ब्रांच है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेजर ओपन करेंगे, रांची ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब ये चल जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन में। देखिए ब्रांच एंड डिवीजन, ओके, आप यहाँ देख रहे हैं ब्रांच और डिवीजन। ब्रांच और डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी मेरा रांची डिवीजन से, धनबाद डिवीजन से जो भी लेन देन होगा वो सारा इस लेजर से लेन देन होगा, और वो मान लीजिए मैंने कैश वहां भेजा,
या फिर कुछ प्रोडक्ट मैंने वहाँ भेजा, कुछ सेल किया, या फिर रांची के ब्रांच से मैंने कुछ परचेज किया, तो वो हर चीज़ आपका मेरा यहाँ से ये लेजर क्रिएट में रहेगा, जो ब्रांच और डिवीजन ग्रुप में रहेगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, ये लेजर सेव हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, चाहे लग रहा है कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वैसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखिए दोस्त, सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, ये ओनर या पार्टनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे मान लीजिए कंपनी सुरेंद्र एंटरप्राइजेज है और इसका ओनर है सुरेंद्र वर्मा यानी मैं, सपोज दैट, तो मैं जब भी मेरा भी, यानी हम जो इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो समझिए कि ये ओनर या पार्टनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में बनता है। मान लीजिए हम जब ये कंपनी को ओपन किए तो हम कुछ पूंजी लगाएं, कुछ कैपिटल लगाएं, तो यहाँ मेरे नाम से एक लेजर खुलेगा, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, अब ये क्या चल जाएगा, ये कंपनी का ओनर का नाम है, सुरेंद्र एंटरप्राइजेज है, मेरा कंपनी है, मैं इसका ओनर हूँ। तो हम जो भी पैसा इसमें लगाएंगे, ठीक है, या इससे पैसा निकाल भी सकते हैं। तो जब पैसा निकाल, क्योंकि मेरा कंपनी, तो हम पैसा निकालेंगे भी, पैसा हम इसमें जमा भी करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जब भी ओनर, पार्टनर या प्रोप्राइटर है ना, ओनर का जो पार्टनर हो, ठीक है, या कुछ प्रोप्राइटर हो। देखिए फर्म दो तरह से खुलते हैं, एक पार्टनरशिप, एक प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंपनी में 3 पार्टनर है, तो तीनों का नाम खुलेगा, पर वो उसका ग्रुप रहेगा हमेशा, और तीनों ने इस कंपनी में पैसा लगाया हो, तो तीनों का ग्रुप, तीनों का नाम से लेजर खुलेगा और वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में गया, और ये मैंने इस लेजर को सेव कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, कैश इन हैंड। देखिए जब कंपनी रन हो रहा है तो कैश का लेन देन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो जब कंपनी का लेन देन में कैश का होगा, तो ये ग्रुप बिजनेस के पास फिजिकली अवेलेबल, जो फिजिकली कैश होता है, तो वो फिजिकली कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए इसमें ऑलरेडी कैश का एक लेजर खुला हुआ होगा, तो मैं उसको आपको सिर्फ दिखाता हूँ। अल्टर गए, लेजर गए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, देखिए कैश ऑलरेडी खुला हुआ था, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कैश इन हैंड में ऑलरेडी है। यानी कैश का जो भी ग्रुप बनेगा वो कैश इन हैंड में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में आता है करंट एसेट। ऐसे शॉर्ट टर्म एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या रिकवरेबल होते हैं, तो वो करंट एसेट ग्रुप में आते हैं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, मान लीजिए, या एडवांस रेट, जैसे लेजर एग्जांपल में जैसे समझते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, मान लीजिए हम कुछ इंश्योरेंस करवा रहे हैं जिसका जो बहुत जल्द मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीना कुछ SIP कर रहा हूँ, या फिर 10,000 रुपये महीना मैं किसी इंश्योरेंस पे पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरा 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना में मेरा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ग्रुप को मैं करंट एसेट में लगाता हूँ। या TDS रिसीवेबल, मान लीजिए मेरा कोई कंपनी TDS काट रहा है, ठीक है, सुरेंद्र एंटरप्राइजेज के नाम पर कोई TDS काट रहा है, वो TDS रिसीवेबल है। यानी जब मैं ईयर एंड में मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरा वो TDS मिल जाएगा। तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है, वो मेरा कैश विड्रॉल हो जाएगा। या फिर एडवांस रेंट, यानी या मान लीजिए मैंने कहीं रेंट लिया हो,
ठीक है, रेंट लिया हो, आपको लेजर खोल के दिखाते हैं। ये गए क्रिएट में लेजर, मान लीजिए रेंट अकाउंट, एडवांस रेंट। मान लीजिए सुरेंद्र एंटरप्राइजेस ने कहीं कोई गोडाउन रेंट पे लिए हैं, तो जब रेंट पे लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी मनी एडवांस में देना होता है उस ओनर को जिसका वो प्रॉपर्टी है, तो वो एक्चुअली वो रिफंडेबल होता है। जब भी मैं उस गोडाउन को छोड़ूंगा, चाहे वो प्रॉपर्टी को मैं छोड़ूंगा, चाहे ये मेरा एग्रीमेंट खत्म होगा, तो वो जो एडवांस रेंट के रूप में मैंने उसको दिया है वो रिफंडेबल होगा, वो मुझे वापस मिलेगा। तो इस तरह का एडवांस रेट जो देते हैं वो मेरे लिए करंट एसेट होता है ना, जिसका ग्रुप यहाँ पर आएगा करंट एसेट। ओके, ये करंट एसेट में चल जाएगा, इस तरह का ग्रुप करंट एसेट में आएगा। तो ये इस लेजर को मैंने सेव कर लिया। ओके, एडवांस रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, या फिर करंट एसेट में एक ये भी होता है एडवांस टू स्टाफ। मान लीजिए मेरे शॉप में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, चाहे फिर मेरे कंपनी में कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं जो एडवांस लिए हैं। अब एडवांस लिए हैं तो एडवांस तो कभी न कभी मुझे वापस मिलेगा, तो वो मेरे लिए करंट एसेट हो गया। तो उस स्टाफ के नाम पर, जब भी उस स्टाफ के नाम पर अकाउंट खुलेगा तो वो करंट एसेट में जाएगा। करंट लायबिलिटीज 8 नंबर पे आता है, करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज जो है, अब ये इसको समझते हैं करंट लायबिलिटीज क्या है। ऐसे लायबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड में पेबल होती है, करंट लायबिलिटीज ग्रुप में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए ऑडिट फी पेबल है, ये ऑडिट फी मेरा पेबल है, यानी मुझे देना है। अभी मैं दिया नहीं हूं, पर मैं खर्चा बुक करके रख सकता हूं कि ये मेरा पेबल है आज, नहीं तो 6 महीने बाद मुझे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट फी देना है। तो ये जो खर्चा आएगा, ये जो मान लीजिए मैंने किया ऑडिट फीस पेबल, ये किसमें आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। सॉरी, करंट लायबिलिटीज, यानी ये मेरे लिए एक लायबिलिटीज है, मेरे लिए कर्ज है जो मुझे देना है, शॉर्ट टर्म पे है, ठीक है ना। तो इस तरह का लेजर को करंट लायबिलिटीज में रखते हैं। कंट्रोल ए किए, ये सेव हो गया। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसका यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड को रखना है, शॉर्ट टर्म पेबल दिखाना है। इस तरह से ऑडिट फी, सैलरी पेबल में डाल सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का, आने वाले मंथ का सैलरी को हम पेबल में करके अपना रख दिए कि इतना पेबल है, नेक्स्ट मंथ में देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, इस तरह से। 9 नंबर में आता है डिपॉजिट एसेट। अब ये क्या है, तो डिपॉजिट एसेट क्या होता है, बिजनेस के द्वारा दिया गया रिफंडेबल या सिक्योरिटी डिपॉजिट इस ग्रुप में आता है। जैसे समझिए बात को, मैंने मान लीजिए सुरेंद्र एंटरप्राइजेज ने किसी कंपनी का एजेंसी लिए। बड़े बड़े कंपनी का क्या होता है रूल, जब कंपनी का आप एजेंसी लेते हो तो वो अपने पास कुछ एक सिक्योरिटी मनी रखते हैं। सिक्योरिटी मनी रखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 50,000, जो इस कंपनी का जैसा रूल है। सपोज डेट, मान लीजिए कोई कंपनी है हर्षवर्धन इंटरप्राइजेस,
ठीक है, जहाँ से मैं अपना सामान मंगाता हूँ, जिसका मेरे पास एजेंसी है। अब वो एजेंसी है तो डिपॉजिट, तो वो उस कंपनी ने मुझसे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया, ठीक है, कि आपके आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको 1 लाख रुपए का आपको डिपॉजिट देना है, ताकि जब भी बिलिंग हो तो वो कंपनी ये सिक्योर करने के लिए ये अमाउंट लेती है कि मेरा मान लीजिए जब भी बिल क्रिएट हो, कंपनी माल भेजेगा तब ना हम उसको पैसा देंगे, एडवांस तो पैसा देते नहीं है। तो कंपनी सिक्योर करने के लिए कि मेरा पैसा डूबे नहीं, इस बंदे पर जब बिल क्रिएट होगा तो मेरा इसका 1 लाख रुपए मेरे पास जमा है। अगर ये बिल का पैसा नहीं चुकाता है तो उस सिक्योरिटी मनी से वो काट लेगा, लेकिन ये एज ए फैक्ट पे लिया जाता है। तो इस तरह का अकाउंट जब भी खुलेगा तो ये किस तरह का ग्रुप में जाएगा? डिपॉजिट एसेट, ठीक है, डिपॉजिट एसेट। क्यों ये मेरे लिए एसेट क्यों है? क्योंकि जब भी मैं इस कंपनी की एजेंसी छोड़ूंगा या मैं इस कंपनी का एजेंसी मेरा चला जाएगा, तो कंपनी इस डिपॉजिट को मुझे वापस करेगी। इसलिए मेरे लिए एक डिपॉजिट एसेट हो गया, ठीक है ना। तो इस डिपॉजिट एसेट में लेके मैं इसे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट बढ़ता हूं, जो मेरे लिए रिफंडेबल होता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप को कवर किया है, ठीक है। और पेन एंड पेपर जरूर रख करके नोट कीजिए ताकि आपको ये पूरा जो मैंने वीडियो इतना मेहनत से बनाया है आपका काम आए, आपको कहीं यूज हो, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो को शूट किया है। मैंने इतना मेहनत से इस पीपीटी को बनाया है ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले इससे। चलिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे जो गुड्स को परचेज या मैन्युफैक्चरिंग या सेल के लिए रेडी करने में डायरेक्ट लगते हैं। यानी समझिए बात को, मान लीजिए सुरेंद्र इंटरप्राइजेज एक कंपनी है, ये जो सेल कर रहे हैं, सॉरी जो परचेज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर हम जो सेल कर रहे हैं, तो उसको जो रेडी करने में जो डायरेक्ट लगते हैं, यानी कुछ परचेज करने में जो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है ना, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को जो कैरिज या फिर लेबर चार्ज या लोडिंग चार्ज होता है ना, कि मैं माल भेज रहा हूं तो माल को गाड़ी में लोड कराने के लिए जो खर्चे हैं वो तो लेबर को देना होगा। तो वो जो लेबर खर्चा हम दे रहे हैं तो मेरे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना। मान लीजिए एक लेजर है, लोडिंग चार्जेस, है ना, लोडिंग चार्जेस, ये किस में चला जाएगा? ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, नॉट एप्लीकेबल, जिस एप्लीकेबल नहीं है लोडिंग चार्जेस। ओके, तो अब इसको सेव कर लेते हैं, ये चला गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है 11 नंबर, वो है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में क्या होता है आप इसको समझिएगा। वो इनकम जो बिजनेस में ट्रेडिंग
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से डायरेक्टेड रिलेटेड हो, है ना? चाहे इस बिज़नेस में ट्रेडिंग हो रहा हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटी से जो डायरेक्ट रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट इनकम में आता है। जैसे स्क्रैप सेल, मान लीजिए मेरे कंपनी में कुछ कार्टून्स आते हैं, बहुत से कार्टून जमा हो जा रहे हैं, है ना? बहुत से कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो स्क्रैप पार्ट्स जो है वो मेरे पास जमा हो गया है। अब उसको मैं बेच रहा हूँ, तो बेच रहा हूँ तो वो मेरा पैसा आएगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। मान लीजिए मैं कुछ स्क्रैप सेल कर रहा हूँ, स्क्रैप सेल्स, ठीक है? तो ये स्क्रैप सेल्स क्या है, मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है, तो मैं डायरेक्ट इनकम में ग्रुप में डाल दिया, है ना? नॉट एप्लीकेबल, ओके। अब इसको मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल ए किए, ये लेजर सेव हो गया। तो डायरेक्ट इनकम में, और जैसे लेबर चार्ज, है ना? लेबर चार्ज मैंने रिसीव किया, मान लीजिए कुछ ऐसा जो चार्जेस है लेबर का जो मेरे को रिसीव हुआ है, या जॉब वर्क इनकम, ठीक है? इस तरह का जो भी लेजर होते हैं वो डायरेक्ट इनकम में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है। जैसे कंपनी में टैक्स से रिलेटेड सभी लेजर, टैक्स से रिलेटेड सभी लेजर, जैसे जीएसटी हुआ, टीडीएस हुआ, वैट जो पहले ओल्ड मैंने वैट जो पहले ओल्ड में पहले चलता था, अब नहीं है, तो इस ग्रुप में रखे जाते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए जब हम कुछ परचेज करते हैं तो सीजीएसटी सीजीएसटी लगते हैं, आईजीएसटी लगते हैं, और एसजीएसटी, 3 तरह का टैक्स लगता है, ठीक है ना? वो टैक्स के बारे में जब मैं वाउचर एंट्री करूंगा सेल का, उस समय टैक्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सीजीएसटी मैंने खोला, ये चला गया किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट है, ठीक है? ये आ गया जीएसटी, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है सीजीएसटी, ओके। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 18%, है ना? ये आ गया, एक्सेप्ट, यस, सेव। उसी से मान लीजिए आईजीएसटी किए, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, जीएसटी में आएगा, ठीक है? ये आईजीएसटी हो गया, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 18%, एक्सेप्ट। इस तरह से जो टैक्स से रिलेटेड होता है, मान लीजिए टीडीएस, जो टीडीएस मेरा है वो एक टैक्स लायबिलिटीज है, तो उस तरह के अकाउंट को भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, अदर में जाएंगे, और इस तरह से मैं इसको सेव कर लूंगा। अब आते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट मतलब क्या, ऐसे एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे जाते हैं, है ना? और रीसेल के लिए नहीं होते, तो वैसे एसेट को हम लोग फिक्स एसेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर अकाउंट, मैंने कुछ कंप्यूटर परचेज किया, है ना? मैंने कुछ कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर परचेज, ठीक है? तो ये मेरे लिए क्या आ गया, फिक्स एसेट। कंप्यूटर मेरे लिए फिक्स एसेट हो गया, है ना? अभी मान लीजिए कंप्यूटर जो परचेज किए हैं, मान लीजिए इसमें मेरा जीएसटी लगेगा, है ना? तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसमें कुछ एचएसएन कोड होता है, वो एचएसएन कोड डालेंगे, ठीक है? एचएसएन कोड 8 डिजिट का एचएसएन कोड होता है। उसके बाद ये कितना परसेंटेज में है, मान लीजिए ये 18% में मेरा ये माल परचेज हो रहा है, कंप्यूटर 18% डालेंगे, गुड्स परचेज हो रहा है, ठीक है? तो मैंने किया कंप्यूटर परचेज, और यहाँ कंप्यूटर परचेज में मैंने ये भी लिख दिया कि ये @ 18% मेरे परचेज हुआ है, फिक्स एसेट में गया। और क्योंकि
जब तक आप यहाँ पे जीएसटी, अगर इस खर्चे में मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, तो मैं इस तरह से इसका खाता ओपन करूँगा, लेजर को ओपन करूँगा, है ना? एचएसएन कोड जब आपका कंप्यूटर परचेज़ हो रहा है, तो आपके बिल में एचएसएन कोड लिख कर के आएगा कि ये आपको जो प्रोडक्ट परचेज़ हुआ किस एचएसएन एचएसएन कोड अगर बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, तो एचएसएन कोड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तत्काल में एक छोटा-सा ब्रीफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये एचएसएन कोड यहाँ से डाल के और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि मैक्सिमम 8 डिजिट, है ना? जो एचएसएन कोड होता है वो मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है, उससे ज्यादा का नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 8 डिजिट डाले, ये हो गया। अब इसको कंट्रोल लेकर के मैंने सेव कर लिया, ये सेव हो गया। नेक्स्ट आता है 18 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो कवर हो चुका है। डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ऑफिस रेंट, इंटरेस्ट, इंटरनेट चार्ज, ये सब एडवर्टाइजमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इसमें मेरा जीएसटी नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो मैंने जीएसटी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें नोट एप्लीकेबल कर दूंगा, ठीक है। उसी तरह इंटरनेट चार्जेस है या ऑफिस रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, है ना? मैंने ये साफ साफ सब है कि ये ग्रुप ऑफिस, एडमिन, सेलिंग और जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए सबसे कॉमन ग्रुप है ना? जो भी हमारे ग्रुप ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो रहा है, एडमिन से रिलेटेड खर्चा हो रहा है, या हम सेलिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ खर्चा है, या कुछ जनरल खर्चा है, वो सारा खर्चा किस में जाएगा? तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इनडायरेक्ट इनकम। ये तो मैंने कमीशन रिसीव, कुछ कमीशन रिसीव हो रहा है, ये तो कवर कर लिया है। अब आता है 20 नंबर पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाया हो, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, तो इस ग्रुप में जाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने कुछ शेयर परचेज किया, या फिर मैंने कुछ एसआईपी क्रिएट किया। मान लीजिए सपोज दैट मैं अपना एचडीएफसी में मैंने कुछ एसआईपी ओपन किया है, तो एचडीएफसी एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप एसआईपी मैंने ओपन किया, ठीक है। ये किस में चला जाएगा? ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा को, ठीक है। ये इस तरह से ये कंट्रोल लेकर के सेव हो गया, है ना? तो इन्वेस्टमेंट आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं लोन एंड एडवांस एसेट। लोन एंड एडवांस एसेट में क्या है? देखिए, जब बिजनेस किसी को लोन या एडवांस देता है, यानी मेरा जो कंपनी है सुरेंद्र एंटरप्राइजेस, मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया, और वो अमाउंट रिकवरेबल होता है, तो उसका लेजर इस ग्रुप में बनता है ना? यानी मैंने लोन दिया है, एडवांस दिया है, जो मुझे बाद में वापस मिलेगा। जैसे एडवांस टू स्टाफ, मान लीजिए मैंने स्टाफ को एडवांस दिया है ना? अब या फिर लोन टू मिस्टर एक्स, कोई भी, सपोज चलिए मैं एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है रोहित कुमार, मैंने इनको
मैंने इसको एडवांस दिया है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट में। एसेट में यानी मुझे ये वापस मिलेगा, ये मेरे लिए एक एसेट है। अभी मैं इसको पैसा दे रहा हूँ पर मेरे लिए ये एक एसेट है। ये लोन एंड एडवांस एसेट में आ जाएगा, जो एक करंट एसेट के ग्रुप में रहता है। ठीक है, इस तरह से ये कंट्रोल लेकर के सेव कर। तो आप देख पा रहे हैं ना कि जितने तरह का लेजर है उस सब का अलग अलग सेक्शन है। अगर आप अकाउंट्स में कहीं काम करने जा रहे हैं या आप अपना खुद का अकाउंट्स कर रहे हैं, और अगर आप इसको सही ग्रुप में आप अगर नहीं बांटिएगा तो आपका अकाउंट पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है। आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस सही से दिखेगा ही नहीं, इधर का उधर, उधर का इधर दिखेगा, है ना? तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो वैसा अकाउंट्स करके क्या फायदा? तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब आता है लोन्स लायबिलिटीज। जब बिजनेस किसी से लोन लेता है, एक तो था लोन देता है, तो लोन से एडवांस एसेट में आ गया। अब आता है कि जब बिजनेस किसी से लोन लेता है और फ्यूचर में उसका रिपेमेंट करना होता है, तो वो लोन से लायबिलिटी में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी फाइनेंस कंपनी से मैंने लोन लिया, है ना? कोई फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, सपोज दैट श्री राम, है ना? श्री राम फाइनेंस। मान लीजिए श्री राम फाइनेंस से मैंने कुछ लोन लिया, ओके? तो ये किस ग्रुप में जाएगा? ये आ जाएगा लोन्स लायबिलिटीज। ओके, लोन्स लायबिलिटीज में आ जाएगा क्योंकि मुझे इसे चुकता करना है। ये मेरी एक लायबिलिटीज है, मैंने इसे लोन लिया, तो ये आ जाएगा कंट्रोल किए, ये सेव हो गया। 25 नंबर परचेज अकाउंट। अब देखिए ये परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट में क्या होता है? गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड जो लेजर ओपन होता है, जैसे परचेज अकाउंट ग्रुप में रखे जाते हैं। मान लीजिए परचेज अकाउंट, है ना? यहाँ कर दिए जीएसटी, जीएसटी परचेज अकाउंट। अब ये किस ग्रुप में जाएगा? ये आ जाएगा परचेज अकाउंट में, क्योंकि जो भी मैं गुड्स, सुरेंद्र एंटरप्राइजेस का जो भी गुड्स परचेज होता है, जो जो ट्रेडिंग होता है, जो मैं खरीद रहा हूँ, मैं उसको फिर बाद में बेचूंगा, उस तरह का जो परचेज आएगा वो जीएसटी परचेज अकाउंट में आएगा, है ना? उस तरह का परचेज नहीं जो खर्चा में जाएगा, वो तो खर्चा के लिए मैंने आपको अलग बता दिया। लेकिन वैसे परचेज जो मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी मैं ले रहा हूँ बाद में उसको रीसेल करूंगा, उस तरह का जो परचेज होता है वो परचेज अकाउंट में जाता है। ठीक है, अगर इसमें जीएसटी है तो जी हाँ जीएसटी है, तो मैंने स्पेसिफाई करेंगे एचएसएन कोड। ठीक है, किस तरह का परसेंटेज है? टैक्सेबल 18%, सर्विस या गुड्स, तो गुड्स है तो गुड्स करेंगे, और इस तरह से मैं अकाउंट को सेव कर लेंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट के बाद आता है 28 नंबर पे सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट क्या है? गुड्स या सर्विस की सेल्स से रिलेटेड जो लेजर होता है वो सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक सेल अकाउंट, जीएसटी सेल, जीएसटी सेल, तो ये आ जाएगा सेल अकाउंट में, है ना? सेल यानी जो मैं गुड्स परचेज किया हूँ अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो उस तरह का सेल अकाउंट में आता है। ठीक है, एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक कोई एसएसएन कोड है वो डालेंगे, स्पेसिफिक डालेंगे, टैक्सेबल हो जाएगा 18%, सर्विस नहीं गुड्स। इस तरह से मैं इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल अकाउंट के बाद सिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर्ड लोन क्या है? सिक्योर्ड लोन है ऐसे लोन जो किसी सिक्योरिटी या कलेक्ट्रल के अगेंस्ट में लिया गया हो, वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। यानी मान लीजिए कार लोन फ्रॉम बैंक, तो कार लोन जो हम ले रहे हैं, तो मेरा जो कार, जो मेरा वो कार है, वो जो एसेट है,
वो मेरा कोलेटरल है बैंक पे, है ना? वो हाइपोथिकेशन होता है, तो उस तरह का जो लोन होता है, या होम लोन, जब हम होम लोन लेते हैं तो मेरा जो होम है वो वहाँ पर गिरवी रखा हुआ है, कोई मेसनरी ले रहे हैं, वो जो मशीन है वो मशीन मेरा उस बैंक के पास गिरवी है। तो इस तरह का जो भी लोन लेंगे तो वो लोन जहां से ले रहे हैं तो वो मेरा सिक्योर लोन हो गया, तो वो सिक्योर्ड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ मशीन परचेज किया या मैंने कार परचेज किया। कार कहाँ से परचेज किया? तो सपोज दैट मैंने HDFC से लिया, HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक कार लोन, कार लोन, ये आ गया सिक्योर्ड लोन। ठीक है, लोन से लायबिलिटी, ये सिक्योर्ड लोन में चला गया क्योंकि HDFC बैंक से मैंने लोन लिया है कार के लिए, जो एज ए सिक्योर्ड लोन है, यानी वो मेरा कार को गिरवी रखेगा, उसके अगेंस्ट में मैं कार तो यूज कर रहा हूँ पर गिरवी है बैंक के पास, कभी मैं अगर पैसा नहीं चुकाऊंगा तो वो कार मेरा वो वापस ले सकता है। तो इस तरह के वापस हो गया। अब एक आता है सिक्योर्ड लोन के बाद आता है स्टॉक इन हैंड, यानी बिजनेस के पास अवेलेबल स्टॉक एंड इन्वेंट्री को स्टॉक इन हैंड ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है, फाइनेंस गुड स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, तो वो स्टॉक इन हैंड में जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ पाइप्स अकाउंट, ये मेरा चला गया स्टॉक इन हैंड, है ना? कितना रुपया का पाइप्स अकाउंट में कितना रुपया का है वो डालूंगा एज ए मैनुअल, ये एज ए इन्वेंट्री के रूप में आता है ना, इसको स्टॉक इन हैंड में अपने आप चला जाएगा। 31 नंबर पे अब हम पहुंच चुके हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो पार्टी जिन्होंने बिजनेस को उधार में माल या सर्विस दी और जिनका पेमेंट फ्यूचर में करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। यानी मान लीजिए गुप्ता इंटरप्राइजेस कोई कंपनी है, ठीक है, गुप्ता ट्रेडर्स, और सुरेंद्र इंटरप्राइजेज जो है गुप्ता ट्रेडर्स से माल लेती है, परचेज करती है, जिसका पैसा मुझे बाद में देना है। तो वैसे जो लेजर होते हैं वो आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी माल अगर परचेज कर रहे हैं तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका जो लेजर ओपन होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब 32 नंबर पे आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या? वो पार्टीज जिन्हें बिजनेस ने उधार में माल या सर्विस बेची है। मान लीजिए कोई राहुल ट्रेडर्स है, सपोज दैट राहुल ट्रेडर्स, सुरेंद्र इंटरप्राइजेज जो कंपनी है ये राहुल ट्रेडर्स को उधार में माल बेचा है ना, जिसका पैसा मुझे बाद में लेना है। तो वैसे जो लेजर होते हैं वो आते हैं सन्ड्री डेटर्स में। उधार में माल परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, उधार में माल सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स। क्लियर है? जिन्हें ये वीडियो के बाद भी अगर बहुत सा कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में आप लिखिएगा, मैं हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग अकाउंट को सीखना चाहते हैं बारीकी से डिटेल में, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनसिक्योर्ड लोन, ऐसे लोन जो बिना किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी के लिए गया हो, वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। एक सिक्योर लोन जहां मेरा कुछ गिरवी रखाता है तब मुझे लोन मिलता है। एक अनसिक्योर यानी मान लीजिए मैंने किसी फ्रेंड से लोन लिया है या मैंने किसी परिवार से लोन लिया है, किसी रिलेटिव से लोन लिया है ना, जो बिना किसी कोलेटरल को, बिना किसी सिक्योरिटी के मुझे वो लोन मिल गया, मुझे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा। तो वैसा लोन जो होता है, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, आदित्य आदित्य शर्मा, मान लीजिए मैंने इसे 2 लाख रुपया का लोन दिया, वो इसे दे दिया कि ठीक है मुझे आज जरूरत है, 2 लाख रुपया लोन मिलने से दे दिया, तो उस तरह का लोन ये अनसिक्योर लोन में चला जाता है। ठीक है ना, कंट्रोल किए, सेव कर लिए, नेक्स्ट बस। तो ग्रुप्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप का मैंने पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।